हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे एक थ्योरम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसी ही थ्योरम हम +1 और +2 से सेट ऑफ कार्डिनलिटी के बेसिस उसके लिए हम करते आ रहे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ m प्लस कार्डिनलिटी ऑफ n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ m एंड n प्लस कार्डिनलिटी ऑफ यूनियन ऑफ m एंड n। पर यहाँ पर हम यूनियन की जगह प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम डायमेंशन ऑफ सबस्पेशीज़ की बात कर रहे हैं। देखिए क्या बोलता है ये थ्योरम। इफ़ W1 एंड W2 आर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेशीज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, W1 प्लस W2 इज फाइनाइट डायमेंशनल एंड W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। देखिए हमें यहाँ पे दो चीज़ें प्रूव करनी है, एक तो ये रिलेशन प्रूव करना है और दूसरा कि W1 प्लस W2 जो दोनों को मिला करके जो हमारे पास सब स्पेस बनेगा वो फाइनाइट डायमेंशन का होगा। देखिए हम इसका प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए हमारे पास W1 एंड W2 फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेसीज है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, W1 और W2 का इंटरसेक्शन वो फाइनाइट डायमेंशनल होगा। ओके, वी से दैट W1 is finite dimensional and W2 is also finite dimensional. This implies dimension of W1 intersection W2 is also finite. ओके देखिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, उसके डायमेंशन ओबियसली फाइनाइट होंगे क्योंकि उसमें वही वेक्टर स्पेस आएंगे जो दोनों में आ रहे हैं, और दोनों के फाइनाइट है तो उनमें इनफाइनाइट नहीं आ सकते, तो दोनों के फाइनाइट हो गए। इसके लिए अब इसके फाइनाइट डायमेंशन है तो इसके लिए हम एक बेसिस मान लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 से। मान लीजिए हमारे पास ये बेसिस है α1 α2 अल्फ़ा के। हमारे पास ये बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस के लिए। ओके, अब इसका मतलब ये कि ये जो बेसिस है ना, ये W1 की बेसिस में भी कंटेन करती है और W2 की बेसिस में भी कंटेन करती है। तो हम W1 के लिए बेसिस मानते हैं, बेसिस फॉर W1 वो हम मान लेते हैं कि α1 अल्फ़ा के एंड β1 बीटा m। ये हमारे पास बेसिस हमने मान ले W1 के लिए। सिमिलरली हम W2 के लिए बेसिस मानते हैं α1 अल्फ़ा के, उसमें भी आएंगे α1 अल्फ़ा के एंड नेक्स्ट γ1 हमने मान लिया, γn तक हमने इसको मान लिया। ये हमारी बेसिस होगी W2 की, ये हमारी बेसिस है W1 के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम W1 और W2 के लिए हमें देखना है कि क्या बेसिस होगी। देखिए W1 और W2 में एलिमेंट्स जो आएंगे वो इस बेसिस से स्पैन जो एलिमेंट और इस बेसिस से स्पैंड जो एलिमेंट होंगे उनका हम सम करेंगे। तो सम हमने पहले देखा, सम का सबस्पेस का सम कैसे होता है। W1 प्लस W2 कैसा रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सेट होगा मतलब स्पेस जो सबस्पेस होगा ये ऐसे होगा। इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो A प्लस बी टाइप के आएंगे सच दैट A बिलोंग टू W1 एंड B बिलोंग टू W2। अब यहाँ पर A स्पैंड बाय दिस बेसिस फॉर W1 एंड B इज स्पैंड बाय दिस बेसिस, A इज स्पैंड बाय दिस बेसिस। ओके, नाउ वी कैन सी हेयर both W1 and W2 is generated by the elements of W1 and W2 is generated by these both bases. Okay, now we see that let we have basis α1 α2 अल्फ़ा k β1 बीटा m एंड γ1 गामा n, ये हमने मान लिए। देखो
W1 और W2 के जो एलिमेंट्स होंगे उनको ये स्पेस जनरेट करेगा कम्प्लीटली। ओके, क्योंकि जो ए एलिमेंट जो मतलब W1 का एलिमेंट होगा उसको ये स्पेस जनरेट कर देगा, और जो W2 का एलिमेंट होगा उनको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के साथ गामा 1 वाला स्पेस जनरेट कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो सेट हमारे पास बना है, ये जो स्पैन करता है W1 W2 को, हम प्रूव करेंगे कि ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। वी शैल प्रूव दैट दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट। अब देखिए कैसे है, हम इसका लीनियर कम्बिनेशन इसके एलिमेंट्स का हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है समेशन एक्स आई अल्फ़ा आई प्लस समेशन वाई जे बीटा जे प्लस समेशन जेड आर गामा आर इज इक्वल टू 0, जहाँ पर आई हमारा रन करता है के पर, मतलब 1 से लेकर के आई बराबर 1 to k, जे रन करता है 1 से m तक, एंड आर रन करता है 1 से n तक। ये है। यदि हम यहाँ पर इन सभी कोफिशिएंट्स को x1 yj xi एंड yj एंड zr को फॉर ऑल ijr 0 यदि हम प्रूव कर देते हैं तो हम पाएंगे कि ये जो सेट है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल कोफिशिएंट्स आर 0 की हम मानते हैं, डेफिनेशन में है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी एक्सप्रेशन से हम देखते हैं कि समेशन एक्स आई अल्फ़ा आई प्लस समेशन वाई जे बीटा जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन आर बराबर 1 से n जेड आर एंड गामा आर। ओके, इससे हमें क्या मिलता है, ये जो बेसिस है, ये जो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास एलिमेंट्स है अल्फ़ा आई एंड बीटा आई, ये बेसिस हमारे पास W1 की बेसिस है जो हम मान करके चले थे। ये रही W1 की बेसिस। ये हमने मानना था कि W1 की बेसिस अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा के एंड बीटा 1 से बीटा m है। तो ये एलिमेंट इसी के द्वारा जनरेटेड है। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन, ये r बराबर 1 हम आगे इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आप इससे समझ जाना कि r बराबर 1 से n है। तो हम देखेंगे जेड आर गामा आर बिलोंग टू W1, ये W1 में बिलोंग करेगा, W1 सबस्पेस में बिलोंग कर गया। और वैसे हम इसको देखें तो ये कम्बिनेशन है गामा का, गामाज का कम्बिनेशन है। तो गामा किस में आया था, W2 की बेसिस में हमने लिया था। दिस इम्प्लाइज दैट जेड आर गामा आर बिलोंग टू W2 आल्सो। अब ये W1 में भी है और W2 में भी है। दिस इम्प्लाइज दैट समेशन जेड आर गामा आर बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। और W1 इंटरसेक्शन W2 के लिए हमने बेसिस क्या माना था, वो देखिए हमने ऊपर देखा था कि अल्फ़ा 1 से लेकर के अल्फ़ा के तक इसका बेसिस हमने सपोज किया था कि W1 इंटरसेक्शन W2 को ये जनरेट कर रहे हैं। तो हम इस एलिमेंट को इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देखिए अब इसको इनके लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा के सपोज करिए समेशन जेड आर गामा आर इज इक्वल टू समेशन सी आई अल्फ़ा आई, जहाँ आई 1 से k तक रन हमारा कर रहा है। अब एक बात और देखिए, इसको हम यदि लेफ्ट हैंड साइड में ले आए सी आई अल्फ़ा आई को, तो हम पाएंगे समेशन जेड आर गामा आर माइनस समेशन सी आई अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 0। और गामाज एंड अल्फ़ाज ये हमारी W2 की बेसिस में है, और ये क्या है, लिनियरली इंडिपेंडेंट है, विच इम्प्लाइज दैट दीज आर 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट जेड आर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आर। ओके, अब यदि हमारा जेड आर 0 हो जाता है तो इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू 0 समेशन एक्स आई अल्फ़ा आई प्लस
समेशन वाई जे बीटा जे इज इक्वल टू 0 and alphas and betas are in basis of W1 and these are also Li, so we can say that xi बराबर 0 and yj बराबर 0. So from here we can see that xi's and yi's are all have zeros, we have zeros and z are, so we can say that the linear combination this फर्स्ट स्टार्टिंग में हम जो लेकर के चले थे ये लीनियर कम्बिनेशन, ये यहाँ पर एक्स आई और वाई आई और जेड आर जीरोज हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने बेसिस ली थी, जो हमने बेसिस लिया था, मतलब वो अल्फ़ा वन से अल्फ़ा के, बीटा वन से बीटा एम एंड गामा वन से गामा एन का जो बेसिस W1 और W2 के लिए हमने लिया था, W1 प्लस W2 के लिए, ये हमारा Li सेट हो गया और ये इसको स्पैन भी करता है, तो ये बेसिस बन गया इसके लिए W1 प्लस W2 के लिए, जिसका डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू K प्लस M प्लस N. ओके, और हमारे पास क्या है, K क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W1 इंटरसेक्शन W2. M क्या है हमारे पास, M है, यहाँ हम K को हम लिख लेते हैं 2K माइनस K प्लस M प्लस N. ओके, एंड नाउ वी राइट दिस एज M प्लस K प्लस N plus K minus K. Where here we can see that M plus K is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 इंटरसेक्शन W2. ये हमको प्रूव करना था और हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है. नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में क्या बोलता है, एक्सरसाइज में हमारे पास है सो दैट द वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 दिए हैं, ये हमें प्रूव करना है कि ये बेसिस बनाते हैं. बेसिस बनाने का मतलब क्या है, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है, और लिनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब हमने पहले हम कोरोलरी में कल हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था, उसमें बेसिस बनाने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म करे बनाएंगे एज ए रो यूज़ होंगे वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी ये इन्वर्टिबल होगी. इन्वर्टिबल का मतलब रो रेड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में आइडेंटिटी जाएगी. ओके, तो ये अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये इनसे जो मैट्रिक्स जो हमारी बनी है वो मैट्रिक्स देखिए क्या बनेगी, 1 0 माइनस 1 1 2 1 0 माइनस 3 2. ये जो मैट्रिक्स है ये रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म इसकी 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1. यदि ये रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म हमारी हो गई तो ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है. और आप इसे ट्राई कीजिएगा कि ये रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनाने पर आइडेंटिटी बन रही है या नहीं बन रही. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस ईच द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स एज लिनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज. अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स को, स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर ये हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इनको इनके लिनियर कम्बिनेशन में बनाना है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के लिनियर कम्बिनेशन में. कैसे, हमको देखना है कि अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस अल्फ़ा 3 x3 इज इक्वल टू 1 0 0 के लिए x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएगी, एंड y1 y2 y3 की वैल्यू यदि हम देखें तो 0 1 0 के लिए क्या आएगी, और z1 z2 z3 की वैल्यू 0 0 1 के लिए क्या आएगी, ऐसा हम देखेंगे. अब यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास ये है, ये क्या है, कॉलम वेक्टर हैं. इनको हम कॉलम वेक्टर यदि मान लेते हैं तो ये कॉलम वेक्टर ऐसे हो जाएंगे,
100 इनके एक्सप्रेशन से ये कैसे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 010 के लिए वैल्यूज क्या आएगी, 001 के लिए वैल्यूज क्या आएगी। ओके, तो हम इन तीनों, देखिए जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे α1x1 प्लस α2x2 प्लस α3x3 इज इक्वल टू दिस, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें इसको रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म में हम चेंज करेंगे इसको, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से देखना पड़ेगा, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। फिर हम इसके लिए चेंज करेंगे, इसके लिए चेंज करेंगे और ऑपरेशन सेम लगेंगे। तो हम इन तीनों के लिए एक साथ अगर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनेगा α1, वट इज α1, 10 -1 1 2 1 0 -3 2, ये हमारे पास हो गया। और इसके साथ हम x1 x2 x3 लगा देते हैं। x इज इक्वल टू हमको क्या चाहिए, 100 फर्स्ट टाइम चाहिए, सेकंड 010 चाहिए, थर्ड 001 चाहिए। अब जब हम इसका रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे, सेम ऑपरेशन अप्लाई करने पे यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी, x1 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे x2 की, यहाँ पे x3 की। सिमिलरली यहाँ पे y1 y2 y3 z1 z2 z3 की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो देखिए इसका रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म क्या बनता है, इसका रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म बनता है 100 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। यदि हम इसको देखें तो ये बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा भाई, ये हमारे पास बनेगा 7/10 2/10 माइनस के एंड -3/10 इन फर्स्ट रो, एंड सेकंड रो हमारे पास बनेगी 3/10 2/10 एंड 3/10, एंड थर्ड रो हमारे पास बनेगी 1/5 -1/5 1/5। ये आप करके देख लीजिएगा, ये हमारे पास इसकी फॉर्म बनेगी। और अब ये जो है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे। यदि हम α1 α2 α3 की इस लीनियर कॉम्बिनेशन को करते हैं तो हमारे पास 100 आएगा, और इसमें ये करते हैं तो 010 आएगा। सिमिलरली हमारे पास इस कॉम्बिनेशन के साथ 001 आएगा। इसलिए इसे ऐसे हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास वी वेक्टर स्पेस है ऑफ एक्सरसाइज 6 है रिटन, लेट W1 बी द सेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। देखिए W1 मैट्रिक्स कैसी है, x - x y z दिस मैट्रिक्स, और W2 हमारे पास मैट्रिक्स है A B - AC, ये मैट्रिक्स है। देखिए हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल फ्री हैं। हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस की जो बेसिस हमारे पास होते हैं वो सिंगल एलिमेंट पे हम लेते हैं। अब ये 2 क्रॉस 2 है तो इसके बेसिस में 4 एलिमेंट्स होंगे, चारों हमारे पास इनके लिए मतलब चारों एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होंगे। जैसे A11 के लिए हमारे पास होता है क्या, 100, ये हमारे पास फर्स्ट A11 को जनरेट करने के लिए होता है, 0100 सेकंड को, एंड 0010 थर्ड को, 0001 फोर्थ एलिमेंट को जनरेट करने के लिए। ऐसे हमारे पास चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और ये बेसिस बनाते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए ओवर रियल फील्ड के ऊपर और रियल मैट्रिक्स के लिए। ओके, नाउ व्हाट वी सी हियर, इन द W1 subspace we have two entries are same, so we can take here a matrix 1 and -1 0 instead of these two matrix, and these elements are independent, so we can take here these matrix same for these 0 1. Now if we take any, if we
मल्टीप्लाई बाय एनी एलिमेंट। सपोज हमको यही एलिमेंट यदि जनरेट करना है तो हम इसको करेंगे x से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, y को इसको कर देंगे और z से मल्टीप्लिकेशन इसका कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसके लिए बेसिस कितने हुए हमारे पास, मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट हुए, ये बेसिस इसमें 3 एलिमेंट, तो डायमेंशन कितना हुआ, डायमेंशन ऑफ W1 क्या हुआ हमारे पास 3। सिमिलरली W2 में हमारे पास 2 एलिमेंट, यहाँ भी 2 एंट्री हमारे पास सेम है, तो हम यहाँ भी एक बेसिस ये ले लेंगे 1 1 1 -1 0 0 एंड 2 बेसिस हम ले लेंगे 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1। तो डायमेंशन ऑफ W2 भी हमारे पास 3 हो जाएगा, ऐसे करके फर्स्ट की तरह। देखिए, और प्रूव दैट दीज आर सबस्पेस, ये सिंपली मैट्रिक्स एडिशन के अंडर में और उसके अंडर में सिंपली कोई नो प्रॉब्लम ये सबस्पेस होंगे, आप चेक कर लेना। अब देखिए डायमेंशन ऑफ W1 हमारे पास 3 आया, W2 का 3 आया, और W1 प्लस W2 इंटरसेक्शन, इनका डायमेंशन हम निकाल लेंगे पीछे जो थ्योरम करके आए हैं उससे, उसका यूज करके। कैसे, देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 हम देखते हैं क्या बनेगा। W1 में कैसे एलिमेंट है x माइनस एक्स, जिसकी ये एंट्री एक दूसरे के नेगेटिव हैं y z, ये W1 का हो गया। और W2 में हमारे पास एलिमेंट है a माइनस ए, जिसकी ये एंट्रीज भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं b c, ये हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं W1 और W2 में। ओके, नाउ इन W1 इंटरसेक्शन W2 वी टेक a matrix which belong to W1 intersection W2, we take, if we take first entry of that, and that matrix also belong to W1, so the entry A12 is also same and negative to this. Okay, and this matrix also belong to W2, so this element A21 also negative of this, so this, and this element is free, so the intersection of these two matrix we have this type, and dimension of intersection W1 and W2 is equal to 2, because we can generate these elements by 1 minus 1 minus 1 0 and 0 0 0 1, these elements, these matrix. Okay, so dimension of W1 plus W2, W1 plus W2 we have 3 plus 3 minus 2 is equal to 4. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर द फील्ड है, इसके 4 एग्जीमेंट बेसिस इसकी बनानी है। देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है A B C D, तो इसकी बेसिस सिंपली यही बेसिस होगी इसकी भी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ये बेसिस इसकी होंगी और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं V विद द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विद A विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं तो इसमें एंट्रीज इस टाइप की होगी A प्लस बी आइटा, A1 प्लस B1 आइटा, A2 प्लस B2 आइटा, A3 प्लस B3 आइटा, A4 प्लस B4 आइटा। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस में एंट्रीज इस टाइप की होंगी, और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के लिए डायमेंशन हमारे पास 8 होता है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन, क्योंकि चार लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस हमको चाहिए होगी रियल पार्ट के लिए, और 4 मैट्रिक्स हमको चाहिए होगी इमेजिनरी पार्ट के लिए अलग अलग। तो इसको हम देखते हैं, सेटिस्फाई A11 प्लस A22 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास क्या कंडीशन दे दी, A11 ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक दूसरे के मतलब नेगेटिव है, A11 इज इक्वल टू ये एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट तो है, ये जो होगा ये उससे आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास
देखिए 2 एलिमेंट फ्री यहाँ बचे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये इनसे इनके डिपेंडेंट हैं इन पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो डायमेंशन क्या होगा ऐसे सबस्पेस का, वी जो सबस्पेस है उसका डायमेंशन होगा 6। ओके, एंड सो दैट वी इज वेक्टर स्पेस। ठीक है, फाइंड बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस। बेसिस में हमारे पास 6 एंट्रीज होगी, वो क्या क्या, पहले तो 1 0 0 ये, फिर हमारे पास होगी आयटा 0 0, फिर हमारे पास ये देखिए ये है, ये दोनों बेसिस किसके लिए काम करेगी, फर्स्ट एंट्री को जनरेट करने के लिए। ओके, इफ़ वी वांट टू ए प्लस आयटा बी 0 0 0, इसको यदि हम जनरेट करना चाहते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, ए दिस प्लस बी इंटू दिस, इसके इक्वल ये होगा। देन सेकंड एंट्री के लिए भी हमें 2 चाहिए होगा, सेकंड एंट्री के लिए 2 ऐसे 0 1 0 0 0 आयटा 0 0, 2 ये हमारे पास होगी, 2 ये होगी, 2 2 4, और थर्ड के लिए भी हमारे पास आ जाएगी 0 0 1 0 एंड 0 0 आयटा 0। ये फोर्थ के लिए हमको चाहिए नहीं, यदि चारों यदि हम कोई कंडीशन हमारे पास यदि नहीं होती तो फोर्थ के लिए भी सिमिलरली मैट्रिसेस होती 0 0 1 एंड 0 0 आयटा। अब फोर्थ तो हमारे पास 1 1 ए 2 2 है जो, वो ए 1 1 से आ जाएगा, तो फोर्थ हमको नहीं चाहिए। 6 डायमेंशन इसके हो गए और 6 मैट्रिक्स इसकी ये मैट्रिक्स होंगी, ये जो मैट्रिक्स होंगी। ओके, इफ़ डब्ल्यू इज द सेट ऑफ होल मैट्रिक्स, ये सी पार्ट आप अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड सब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज अल्फा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है अल्फ़ा बीटा गामा। प्रूव दैट अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, ये हमको प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, तो आप हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, मान लीजिए ए अल्फ़ा प्लस बीटा, बी इंटू बीटा प्लस गामा प्लस सी इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है। इसमें हम देखेंगे यदि हम अल्फ़ा बीटा और गामा को कॉमन लेके हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस सी अल्फ़ा प्लस बी प्लस ए बीटा प्लस सी प्लस बी गामा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये तीनों हमारे पास 0। हमको प्रूव क्या करना है, ए 0 बी 0 सी 0। अब ये 3 इक्वेशन हमारे पास आई, इन तीनों इक्वेशन का यदि हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ए प्लस बी ये लेते हैं हम 1 1 0, बी प्लस सी 0 1 1, ए प्लस सी दिस, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 0 0 0। इसका यदि हम सोल्यूशन निकालेंगे, सबसे पहले हम हम डायरेक्टली यहाँ से देख रहे हैं तीनों जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म इनकी हम करेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा जो कि ए बराबर बी बराबर 0 सी बराबर 0 होगा। अब देखिए इसकी यदि हम रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म इसकी हम निकालें तो क्या क्या बनेगी, फर्स्ट दोनों को एज इट इज रखेंगे, इन थर्ड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 0 0 - 1 1। ओके, नाउ 1 1 0 0, इसको हम 0 करेंगे, इसको ऐड करेंगे 0 0 2 एंड नाउ डिवाइडिंग बाय 2 we get here 1 and if we
further we apply the row elementary operation, we get 110 0 1 0 0 0 1 and 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पा लेते हैं और एलिमेंट्री रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म एलिमेंट्री, दिस दैट्स मीन दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल एंड सॉल्यूशन इज दिस। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट के ऊपर। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल for more videos of linear algebras. Thanks, bye bye, tata, take care, okay.